दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो हिस्ट्री के पार्ट में आज हमारा गुप्त काल का जो एक फर्स्ट पार्ट हो गया था जिसमें हमने 50 किए थे। आज यह पार्ट 2 है तो उसके भी आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में गुप्त काल से और गुप्तोत्तर काल से जितने भी प्रश्न बने हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं आज हम प्रश्न नंबर 51 से। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी घटोत्कच। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सम्राट दिया गया है और दूसरी तरफ उनके विरुद्ध। तो मिलाते हैं यहाँ पर। तो ए अशोक को देखें तो अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जानते थे और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक। और सी यहाँ पर देखें तो हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहते थे और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। और ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 हमारा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सी। और सी का 4 और डी का 3। तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा 52 का सी। अगला प्रश्न है हमारा नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्तकाल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन युग। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए गुप्त वंश। और यह क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर ओ ए आर ओ या यूपी पीसीएस के लिए है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्लास इस प्रकार सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी मगध। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56 निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्तकाल, बी मौर्यकाल, सी चोलों में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी इनमें से किसी में भी नहीं। अगला प्रश्न गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 8वां भाग, डी उपज का आधा भाग। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा बी उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। अगला प्रश्न, है, हिंदू विधि द्वारा मानकर कितना था? ए उपज का आधा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 1/3 भाग, डी उपज का 1/4 भाग। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा उपज का 1/6 भाग। पिछले क्वेश्चन में 1/6 इस तरीके से दिया था, यहाँ सिर्फ उपज का छठा भाग दिया, यानी कि यहाँ भी अगर देखें तो 1/6 ही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगल वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बिना जोती हुई जंगल की भूमि को अपृहत कहा जाता था। अगला प्रश्न, है प्रश्न नंबर 61, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ए भूमाप, बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी नगर की भूमि का वर्गीकरण, डी धार्मिक अनुष्ठान। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए भूमि माप। अगला प्रश्न, है 62 नंबर, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ए सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी दरबारी विद्वानों को। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ए विदक भागम, बी हिरण्य, सी उदरंग, डी उपरनिका। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए विदक भागम। अगला प्रश्न, है हमारा प्रश्न नंबर 64, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? ए तांबे के बर्तनों के लिए, बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी लोहे के यंत्रों या उपकरणों के हेतु, डी हाथी दांत के काम हेतु। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 दिया है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, सी उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, डी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हमारा हो जाएगा ए
विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला प्रश्न, है हमारा प्रश्न नंबर 66। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ए सिथियन, बी होड़, सी यूची, डी शक। तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, तोरमाड़ होड़ जातीय दल का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने होड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ए बुद्धगुप्त, बी यशोधर्मन, सी शशांक, डी प्रभाकर वर्धन। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा बी यशोधर्मन। अगला प्रश्न, है हमारा 68 नंबर। चीनी तीर्थयात्री किसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ए युआनचांग, बी फाहियान, सी सुंगयुन, डी इसिंग। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सुंगयुन, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। अगला प्रश्न, नंबर 69। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी? ए 515 से 520 ईस्वी, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, डी 552 ईस्वी से 597 ईस्वी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन कथनों को उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा और कौन सा गलत। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं, दो हमारा गलत हो जाएगा। एक सही है और दो गलत हो जाएगा। और जब दो देखते हैं गलत होगा तो दो यहाँ है ये भी कट जाएगा, दो यहाँ ये भी कट जाएगा और दो यहाँ भी ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बचेगा सिर्फ सी वाला ऑप्शन बचेगा, यानी कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम या बिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान था। सी बालात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बालात श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72 की तरफ। प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था या ऑरिजिनेट हुआ था। ए चीन में, बी ईरान में, सी इंडोनेशिया में, डी भारत में।
तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, भारत में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 दिया है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी, चंद्रगुप्त सेकंड की पश्चिम भारत के क्षत्रपों पर विजय। सी, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। डी, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ए, कपिल। बी, गौतम। सी, नागार्जुन। डी, चारवाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, कपिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए, पूर्व मीमांसा। बी, सांख्य दर्शन। सी, न्याय दर्शन। डी, उत्तर मीमांसा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ए, गौतम द्वारा। बी, जैमिनी द्वारा। सी, कपिल द्वारा। डी, पतंजलि द्वारा। तो इसका सही उत्तर देखिए तो यहाँ पर सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, दिया है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करता है। इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दो सही है, पहला गलत है। तो केवल बी या केवल दो सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 दिया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए, पतंजलि। बी, गौतम। सी, जैमिनी। डी, शंकराचार्य। और यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, योग के आविष्कारक थे। ए, आर्यभट्ट। बी, चरक। सी, पतंजलि। डी, रामदेव। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, योग के आविष्कारक थे पतंजलि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, बी सी ध्यान, डी धारणा, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा 81 का ए अनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? ए रघुनाथ शिरोमणि, बी गंगेश, सी श्रीधर, डी उदयन। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं तो हमारा हो जाएगा बी एंड डी। यहाँ पर इसके दो संस्थापक हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को हम। प्रश्न नंबर 84 दिया है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? ए कापालिक संप्रदाय वालों की, बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी आजीवकों की, डी चारवाकों की। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, यह उक्ति चारवाकों की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ए जैन, बी चारवाक, सी बौद्ध, डी सांख्य। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी चारवाक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 86 दिया है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष, ई भक्ति। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी काम। चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 87, दिया है चारवाक दार्शनिक प्रणाली ए लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, बी आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, सी मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, डी वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा चारवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। तो 87 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 दिया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा बी
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? गौतम ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? तो यहाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा ए, गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92, मीमांसा के प्रणेता थे? ए, कणाद, बी, वशिष्ठ, सी, विश्वामित्र, डी, जैमिनी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए, न्याय से, बी, मीमांसा से, सी, वेदांत से, डी, वैशेषिक से। यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी, मीमांसा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? ए, सांख्य, बी, वैशेषिक, सी, मीमांसा, डी, न्याय, ई, योग। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, मीमांसा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है नंबर 96, दिया है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? ए, चारवाक से, बी, जैन से, सी, बौद्ध से, डी, मीमांसा से। तो यहाँ पर 96 नंबर का हो जाएगा हमारा डी, मीमांसा से। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए, योग, बी, न्याय, सी, सांख्य, डी, वैशेषिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, वैशेषिक। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो थे वैशेषिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ए, मीमांसा और वेदांत, बी, न्याय और वैशेषिक, सी, लोकायत और कापालिक, डी, सांख्य और योग। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, लोकायत और कापालिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ए, जैन, बी, बौद्ध, सी, चारवाक, डी, सांख्य। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, चारवाक।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 दिया है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी महात्मा बुद्ध, डी या ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ई हो जाएगा, ई, क्योंकि 2 बार डी प्रिंट हुआ है। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं और 50 क्वेश्चन जो लास्ट के 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में उनको कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और उसके क्वेश्चन आपने देखे कि कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में या अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ नहीं है। सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिन प्रश्नों की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।